हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। सर आज बहुत खुश लग रहा है सर। बात ही कुछ ऐसी सर, मैं अब लेकर आ रहा हूँ एक नई सीरीज सेट सी की। और आप मानोगे नहीं सर, मैं सभी के सभी आईसीआई के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सारे के सारे रिवाइज कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा और पास होने की जिम्मेदारी अब हमारी एक साथ रहेगी। जैसे हमने सेट और सेट बी में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया सर, सभी के सभी बच्चों के सर कमेंट आए सर, हमारे इस 80+ मार्क्स आए, 90 मार्क्स आए हैं। और वो भी कैसे सर, हमने बस आईसीआई का मटेरियल पढ़ा। हम भी वही सेम कॉन्सेप्ट सेट सी में रखेंगे। आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कान में लीड लगाए रखना है। जैसे आप गानों का मज़ा लेते हो ना, बस वैसे ही इस लेक्चर का मज़ा लें, लुत्फ उठाएं और मज़े से पढ़ाई करें। चैप्टर का नाम क्या है सर? इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, अभी हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे सर। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ जी सर, इसमें से भी सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बहुत ज़्यादा ही ईजी है। पहले टर्म पे आ जाते हैं सर। टर्म क्या है सर? इंसॉल्वेंसी कैन बी यूज। सर इंसॉल्वेंसी का यूज़ कहाँ कहाँ ही होता है? अगर इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, जब एक इंडिविजुअल व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति अगर अनेबल टू पे द डेप्ट है, मतलब मैं अगर पैसे नहीं दे सकता, तो मेरे लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है सर? वो वर्ड यूज़ होता है बैंक्रप्सी। लेकिन अगर हम किसी कंपनी की अगर हम बात करें, अगर कंपनी अनेबल टू पे डेट है, अगर वो कंपनी पे नहीं कर सकती, डेट पैसा नहीं दे सकती, तो उस समय उस घड़ी उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। अब ये कब होता है? जब इंडिविजुअल और कंपनी इज नॉट एबल टू पे द डेप्ट एंड द वैल्यू ऑफ एसेट हेल्ड बाय देम इज लेस देन द लिएबिलिटी। मतलब क्या हुआ सर? एसेट की वैल्यू लेस देन है लिएबिलिटी से। मतलब क्या हुआ सर? लिएबिलिटी है सर 10 करोड़ की और एसेट है आपके पास सर 1 करोड़ के। तो इस घड़ी में हम सर क्या बोलते हैं सर? आपका दिवाला निकल चुका है। इंडिविजुअल है तो बैंकरप्ट हो गए हो, और अगर कंपनी हो तो आपका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी हो चुका है। इफ अनट्रीटेड इंसॉल्वेंसी इट लीड्स टू बी ए नॉन कॉर्पोरेट के लिए हमने क्या बोला? इंडिविजुअल के लिए बैंक्रप्सी बोला, कॉर्पोरेट के लिए लिक्विडेशन। लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी में क्या डिफरेंस होता है? लिक्विडेशन में हम क्या कहते हैं कि सर जो कंपनी होता है, हम कंपनी के सारे एसेट एंड लायबिलिटी को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब मैं बैंकरप्ट हुआ तो मेरी बैंकरप्सी आई, तो मेरे जो पर्सनल एसेट होते हैं, मेरे पर्सनल घर पैसा एफडी, इन सब को तोड़ के और जो रीजनेबल अमाउंट जो लिविंग है ना, आपके ज़रूरतमंद की सामान है, उतना पैसा छोड़ के अब बाकियों का, कर्जदारों का पैसा दिया जाता है। लिक्विडेशन में क्या होता है? कंपनी को पूरी तरह से लिक्विडेट कर दिया जाता है। कंपनी के बाद असेट लायबिलिटी जो भी होते हैं 100%, मैंने क्या बोला सर? 100% के अराउंड अगर एसेट है तो सारे के सारे बेच दिए जाते हैं, सब कुछ खत्म कर दिया जाता है। लेकिन बैंकरप्सी की अगर बात करें तो आपके लिए थोड़ा बहुत पैसा रख दिया जाता है ताकि आप अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सके, नॉर्मली जी सके। तो नॉन कॉर्पोरेट है इंडिविजुअल तो बैंकरप्सी का प्रोसेस होता है, कॉर्पोरेट होता है तो लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है। एग्जाम की बात करें तो इंडिविजुअल बड़ा है तो आपको क्या लिखना है सर? बैंकरप्सी होगा, और कॉर्पोरेट है तो क्या होगा? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। सब बहुत ज़्यादा इजी है। आगे बढ़ते हैं। जर्नी, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? पेपर के लिए ऑब्वियसली सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम सीधा क्या करेंगे, हमेशा की तरह आगे बढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ द कोड, सर ये कोड है, ठीक है, तो इस कोड की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, मतलब ये अप्लाई कहाँ कहाँ होता है? अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में और अंडर एनी प्रीवियस लॉ, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 से पहले अगर कोई कंपनीज एक्ट था 1956, अगर उसमें भी आप इनकॉर्पोरेट हुए तो आप पे आईबीसी लग सकता है। अगर कोई स्पेशल एक्ट है तब भी आप पे आईबीसी लग सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है तब भी आप पे आईबीसी लग सकता है। और अदर बॉडी कॉर्पोरेट है, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, तब भी आप पे आईबीसी लग सकता है। पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो तब भी आप पे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लग सकता है। और जी हाँ सर, इंडिविजुअल है तो आप पे तब भी आईबीसी लग सकता है। तो सर आईबीसी कब नहीं लगता है? सर आपका जब लेना देना भारत से हो ही ना, मैंने क्या बोला? लेना देना जब भारत से हो ही ना, तो उस घड़ी में मैं क्या बोल सकता हूँ सर? आईबीसी नहीं लगता। अदरवाइज यहाँ पे सबको कवर करके चला हुआ है। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था सर आईबीसी को लाने के लिए? क्या इससे पहले सर हमारे पास इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड नहीं था? सर था, लेकिन क्या था, वो अलग अलग जगह पे बिखरा पड़ा था, मतलब बिखरा पड़ा था। उन सबको कंसोलिडेट करना पड़ना था। कंसोलिडेट करने के लिए ये आया था, और इस कंसोलिडेशन को करने के लिए भी एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। इस पर एक छोटा सा स्टार बना दें। इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने क्या बोला, इसका नाम पढ़े पहले, इनोवेटिव इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सी आईसीआईसी बैंक। मतलब इस केस में क्या हुआ कि कई सारे ना एक्ट का रेफरेंस देने लगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई मेरे बात सुन, हमने आईबीसी लाए ही इसलिए है ताकि इट्स एन अम्ब्रेला, इट्स सिंगल यूनिफाइड अम्ब्रेला विद द मेन ऑब्जेक्टिव टू स्पीडिंग अप द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। मतलब एक अम्ब्रेला के अंदर ही सारे के सारे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी का सारा प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी अलग अलग एक्ट के रेफरेंस पे रेफरेंस ले आ रहे हैं, नहीं। इसलिए ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आया था और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू
टू कंसोलिडेट, मैंने क्या बोला, टू कंसोलिडेट, क्या कर रहे हैं कंसोलिडेट में, अमेंड द लॉज एंड रीऑर्गेनाइज द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, कॉर्पोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल, सबको कंसोलिडेट किया गया। टू फिक्स टाइम पीरियड, पहले सर अलग अलग एक्ट में अलग अलग बातें लिख रहे थे, यहाँ पे तो सबको मतलब क्या करा, एक फिक्स टाइम बाउंड कर दिया है, हाँ फिक्स टाइम बाउंड, और उस सब का ना पेपर में एमसीक्यू आता है, ये याद रखिएगा। आगे हम ना आपको कई सारी चीज़ें बताएंगे कि कितने टाइम पीरियड में मैक्सिमम ना ये प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, CIRP हो, प्री पैकेज हो, कुछ भी हो, एक टाइम बाउंडेशन में सर आपका ना इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो टू फिक्स द टाइम पीरियड, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट टू द स्टेक होल्डर, मतलब मैक्सिमाइज बेनिफिट हो उन सबको स्टेक होल्डर को जिनके पैसे लगे हुए हैं। टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दें, क्यों, क्योंकि सर आपका ना अदरवाइज तो क्रेडिट पर कोई सामान ही नहीं देगा, सबको हमेशा डर ही लगता रहेगा। टू इंक्रीज द स्टिमुलेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, सही बात है। टू एस्टैब्लिश द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला, इट इज़ इन अ कोड नॉट एन एक्ट, मैंने क्या बोला, इट इज़ इन अ कोड नॉट एन एक्ट। इसमें ये क्यों बोला गया, IBC इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एग्जिस्टिंग मल्टीपल लॉज डीलिंग विद द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड एन एक्ट नॉट एन एक्ट। मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के जो एक्ट चल रहे थे ना, उन सबको कंबाइन करके अंडर वन अम्ब्रेला लाना था, इसीलिए इसको क्या बोला, IBC इज कॉल्ड एज एन एक्ट नॉट कोड नॉट एन एक्ट। बहुत अच्छी बात बोली गई। अब इसके बाद है स्ट्रक्चर, पढ़ना हो तो एक बार प्लीज़ एक बार ऊपर ऊपर से रीड करके चले जाइएगा स्ट्रक्चर को। स्केड्यूल्स अगर पढ़ने का हो तो प्लीज़ एक बार ऊपर ऊपर से रीड करके चले जाइएगा। अब आ जाएं फ्रेमवर्क पे। फ्रेमवर्क की बात करें तो नीचे 4 पिलर्स हैं, हम सीधा आ जाते हैं 4 पिलर्स पे, ठीक है। यहाँ ऊपर भी सर 4 पिलर्स ही लिखा है, बट नीचे ना समरी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम समरी से पढ़ते हैं और बहुत मज़ा आएगा। सर फर्स्ट पिलर क्या होता है, सर फर्स्ट पिलर में आता है सर हमारा NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। मैंने क्या बोला सर, फर्स्ट पिलर में 2 लोग आते हैं, नेशनल NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, NCLAT, ठीक है। NCLT NCLAT यहाँ पे आते हैं। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी इसमें आता है। सेकंड पिलर की अगर हम बात करें तो IBBI इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। थर्ड पिलर की अगर हम बात करें तो उसमें आता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जैसे हम सेंसे लोग, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो इनको प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं ICAI और ICSI। स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, ढंग से लिखते हैं ICSI, ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हमारे जैसे लोग। और ICAI का एक जो एग्जाम होता है उसको क्रैक करें और आप भी IP बन सकते हैं। 4 पिलर की अगर हम बात करें तो उसमें आती है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, जहाँ पे सब आके आपके सारे डॉक्यूमेंट को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो 4 पिलर की बात करें तो फर्स्ट पिलर में आता है NCLT NCLAT डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेकंड पिलर में मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करें तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड थर्ड पिलर की बात करें तो हम जैसे लोग IP इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और हमारे जैसे लोगों को निकालने वाले ICAI जिसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। फोर्थ पिलर की अगर हम बात करें तो जब यहाँ पे हमारे पास वाद विवाद हो रहा है तो उन सब के डॉक्यूमेंट को करेक्ट करके रखने की जिम्मेदारी होती है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी की, IU। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में सारे के सारे डॉक्यूमेंट चिट्ठा रखना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसेस अंडर कोड क्या है, मतलब IBC इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का प्रोसेस क्या है। अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की, तो इसमें हमारे को 3 हमें कोड देखने को मिलते हैं। पहला आता है CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। और फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फॉर लिक्विडेशन, तो उसके लिए लिक्विडेशन प्रोसेस है, ऑब्वियसली सर आप आगे पढ़ेंगे। एंड वॉलंटरी लिक्विडेशन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाओ। द ब्रीफ प्रोसीड्यूर फॉर द इंटीमेशन ऑफ CIRP, ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करें तो पहले व्हेन एन एंटरप्राइज, कोई अगर कंपनी है जिसने डिफॉल्ट करा है फॉर द पेमेंट, मैंने क्या बोला, किसी कंपनी ने डिफॉल्ट करा है पेमेंट के लिए, कंट्रोल ऑफ एन एंटरप्राइज शिफ्ट टू कमिटी ऑफ क्रेडिटर। क्या करेंगे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाएंगे। एसेस द प्रपोज आइदर टू रिवाइव द एंटरप्रेन्योर टू टेक फॉर द लिक्विडेशन, मतलब कि अब एक्शन विवाद होगा। और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर वो एंटरप्राइज डिफॉल्ट करती है तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर कैसे बनती है, कितने लोग बैठते हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर में कितने लोग बैठते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे कैसे हमारी वोटिंग होती है, कितना परसेंटेज आपको वोट देना होता है, एलिजिबिलिटी, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम बेसिक पढ़ेंगे ऑब्वियसली। जब भी CIRP का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एक काल्म पीरियड, मैंने क्या बोला सर, एक काल्म पीरियड लगता है। क्या सर, एक काल्म पीरियड, मतलब इस समय इस घड़ी आपका कोई भी केस और एंटरटेन नहीं किया जाएगा, तो एक काल्म पीरियड लगता है। और जिसको हम बोलते हैं मोराटोरियम पीरियड, जो होता है 180 डेज का। एंड लिमिटेड COC विद 60% वोट,
मतलब 66% वोट के साथ हम अगर चाहें तो इसका टाइम बाउंड हम 90 दिन से बढ़ा सकते हैं। मतलब जो एक काम पीरियड लगा हुआ है मोरेटोरियम पीरियड, जब हम कोई जैसे ही हमारा सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एक काम पीरियड लग जाता है, उस समय कोई और केस को इंटरटेन नहीं किया जाता है, ठीक है। और जो ये प्रोसेस होता है मोरेटोरियम पीरियड वो होता है 180 दिन का। अगर आपको 180 दिन में अगर आप इस विवाद को नहीं सॉल्व कर सकते तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर चाहे तो ये याद करें, चाहे तो सीओसी कमेटी ऑफ क्रेडिटर 66% के वोट के साथ 90 दिन के लिए अपने टाइम को बढ़ा सकती है विद द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। मैंने क्या बोला, कमेटी ऑफ क्रेडिटर 66% वोट के साथ 90 दिन से अपने टाइम जो है 180 दिन को बढ़ा सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। सीआईआरपी शैल बी मैंडेटरी कंप्लीटेड बाय 330 डेज। सीआरपी जो प्रोसेस है 330 दिन के भीतर भीतर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैंने क्या बोला, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस 330 दिन के भीतर भीतर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। पहले ये 270 दिन था, लेकिन ये 330 दिन क्या बोला हुआ है, अगर कोई केस पहले से ही चल रहा है तो बोल रहा है भाई सब कुछ मिला जुला के 330 दिन में खत्म कर दो। हमें कोई मतलब नहीं सर आपका एग्जिस्टिंग केस कोई चल रहा है जिसकी वजह से डिलेड हो रहा हो, हमें बस इतना मतलब है, आईबीसी लाया है इसलिए गया था कि आपका जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है वो टाइम पीरियड में खत्म हो जाए, और जो टाइम पीरियड बताया गया है वो है 330 दिन। मैंने क्या बोला, 330 दिन के अंदर मैक्सिमम आपका ये पूरा का पूरा खत्म होना चाहिए। और मैं एक आपको बात बता दूं, सीआईआरपी पूरा का पूरा हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो यहाँ बस हमारा इंट्रोडक्शन का ही है, अभी हमारा क्या है, अभी सर इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो इसका ना ज़्यादा उतना टेंशन मत लीजिए कि अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अभी बस इंट्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, एक मिनट, इसमें एक चीज़ और होगा ना, सीआईआरपी का जो मिनिमम लिमिट है जो कि बहुत ज़्यादा, हाँ, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, जब डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ का हो। ये याद कर लो, इसमें 2 मार्क्स का तो एमसीक्यू पता नहीं क्यों पूछते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने क्या बोला, सीआईआरपी का डिफॉल्ट का अमाउंट क्या है सर, 1 करोड़। मैंने क्या बोला सर, 1 करोड़। 1 करोड़ का अगर डिफॉल्ट है तभी आप सीआईआरपी में जा सकते हैं। मैंने क्या बोला सर, सीआईआरपी में जाने के लिए सर डिफॉल्ट का अमाउंट सर कितना है सर, 1 करोड़। लेकिन इसके नीचे एक और प्रोसेस दे रखा है, क्या बोल रखा है वो प्रोसेस कौन सा है सर, हाँ, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस अगर हो रहा है तो उस समय जो डिफॉल्ट का अमाउंट है वो 10 लाख। प्री पैकेज के लिए 10 डिफॉल्ट का अमाउंट सर कितना है, वो है 10 लाख। अगर 10 लाख का डिफॉल्ट है प्री पैकेज में जा सकते हैं। अगर सीआईआरपी में जाना है तो उसके लिए क्या है सर, अमाउंट है 1 करोड़ का। कितने का सर, 1 करोड़। मेरे सामने साथ बोले 1 करोड़। प्री पैकेज में जाना है तो डिफ़ॉल्ट हमारा होना चाहिए 10 लाख का। लेकिन अगर आपको बैंक करप्सी में जाना है, सीआईआरपी में जाना है, तो वो प्री पैकेज में जाना है तो आपका सर डिफ़ॉल्ट का अमाउंट सर कितना होना चाहिए सर, 1 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। अब सीआईआरपी में तो हमने बताया कि सब कोई जा सकते हैं, सब कोई जा सकते हैं, लेकिन प्री पैकेज के लिए कौन जा सकते हैं, ओनली एंड ओनली एमएसएमडी। मैंने क्या बोला, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि हमारे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में डिफाइन हो रखा है, एमएसएमईडी एक्ट 2006 में। कौन से लोग जा सकते हैं, अगर डिफ़ॉल्ट का अमाउंट 10 लाख का है, मैंने क्या बोला, डिफ़ॉल्ट का अमाउंट 10 लाख का है और आप एमएसएमई है, क्या है सर, कॉर्पोरेट डेटर एमएसएमई है और डिफ़ॉल्ट का अमाउंट 10 लाख का है, तभी आप जा सकते हैं प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। अब बात आती है कि कौन कौन बंदा अप्लाई कर सकता है। सीआईआरपी में जो डिफ़ॉल्ट का अमाउंट है वो है 1 करोड़, ठीक है। प्री पैकेज में डिफ़ॉल्ट का अमाउंट है 10 लाख, ठीक है। और ये जो 10 लाख है वो लगता है एमएसएमई में, ठीक है, एमएसएमई। लेकिन कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कर सकते हैं 3 लोग। मैंने क्या बोला, 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला कौन आता है सर, फाइनेंशियल क्रेडिटर जिन्होंने लोन दिया, ऑपरेशनल क्रेडिटर जो कि हमारे ट्रेड डिसेबल ट्रेड क्रेडिटर जो होते हैं, और कॉर्पोरेट डेटर खुद कंपनी को पता चला कि भाई हमारे साथ तो कुछ गलत हो रहा है, हम लोग आगे फ्यूचर में जिस तरीके से चल रहे हैं तो गोइंग कंसर्न हमारे पे तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। गोइंग कंसर्न पड़ रखा है, फ्यूचर में ऑपरेशनल डेटर को खुद को पता चल गया भाई धंधा बर्बाद हो चुका है, जल्दी से टिमटमाटर डम इसको बंद कर दो। तो ऑपरेशनल डायरेक्टर क्या करेंगे भाई, खुद ही अप्लाई कर देंगे कि भाई हमारा दिवाला निकल चुका है, हमें अप्लाई करना होगा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए। ऑपरेशनल क्रेडिटर ट्रेड पेबल को लग रहा है भाई हमारे पैसे ही नहीं दे रहे हैं, हम डूब रहे हैं, ओयो का केस याद रखिएगा। फाइनेंशियल क्रेडिटर की बात करें तो इंटरेस्ट की बात हो रही है कि आपने बैंक एनबीएफसी का पैसा नहीं दिए हैं तो आपका दिवाला निकल चुका है, वो लोग आपको लेके चले जाएंगे, आओ कभी हवेली पे। 3 लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं एमसीएमई पे, वो एमसीक्यू पे आ जाते हैं।
एमसीक्यू बहुत सरल ही है। व्हेन ट्रिगर्स द इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड कब ट्रिगर होता है, जब आप कोई डिफॉल्ट करते हो। यानी क्या बोला सर, डिफॉल्ट करते हैं तभी आपका इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आपका ट्रिगर्ड होता है। हु कैन इनिशिएट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, मैंने अभी आपको बताया फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डाटा तीनों ही कर सकते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। हु फ्रेम्स द रूल्स एंड रेगुलेशन, सर हमने बात करा था सर, रूल्स कौन फ्रेम करता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, और रेगुलेशन कौन फ्रेम करता है सर, आईबीबीआई। तो रूल्स आर फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेशन आर फ्रेम्ड बाय द बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ो। विच इज़ द विच इज़ द एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑफ द इंसॉल्वेंसी मैटर ऑफ द कॉर्पोरेशन, भाई हमने पढ़ चुके हैं भाई, अभी तो हमने पढ़ा है एनसीएलटी। क्या मैंने पढ़ा था सर, एनसीएलटी, मैंने क्या बोला था, एनसीएलटी एंड डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। हमने ऊपर पढ़ के नहीं आया था, पिलर 1 क्या था, पिलर 1 पिलर 1 क्या था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ऑफ फॉर इंडिविजुअल। सी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द इनिशिएट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, मैंने क्या बोला था सर, 1 करोड़। सीआईआरपी की लिमिट क्या है सर, सीआईआरपी की लिमिट मत भूलना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही रहता है। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस 10 लाख। ठीक है, लिमिट क्या है, सीआईआरपी की लिमिट क्या है सर, सीआईआरपी की लिमिट है सर 1 करोड़ और प्री पैकेज की लिमिट है 10 लाख। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1-10, ये रहा डी। ए बी मैच कर लेना। अब मैं ला रहा हूँ सेकंड, जल्द ही आपको चैप्टर 2 की भी रिवीजन वीडियो मिल जाएगी, और इसको तो प्लीज़ मिस मत करना। मतलब चैप्टर 2 से तो सर आपका मेजर जो एमसीक्यूज़ है ना वो स्टार्ट होंगे। आज तो बस बेसिक था। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है, उनका भी भला हो। और सेट सी के बाद मैं सेट डी की वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, तो उसको ज़रूर देखें, उसको बड़ा प्यार से देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।